Next question. Number of turns are 100 given closely wound circular coil of radius 10 सेंटीमीटर. एक कॉइल दिया रखा है सर्कुलर जिसमें रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर. ओके, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो पता लगाना है. ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर कोई भी सर्कुलर कॉइल हो उसके सेंटर पे तो फॉर्मूला है μ0I/2R है. ठीक है, यहाँ पे n टर्न्स है तो हम लिखेंगे μ0NI/2R, मोनी बाई 2R. ठीक है, वैल्यूज फिलअप करते हैं. μ0 है 4π 10⁻⁻⁷, नंबर इज 100, करंट इज 3.2 एम्पियर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देता हूँ 0.1 मीटर. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा है 2 × 10⁻³ टेस्ला. ये मिल गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिला. सेकंड में बोला रखा है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, यानी बी में बोला हमको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने को. ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, सोचो, m है NIA. यस, याद रखने के लिए क्या बोला था, मीना, NIA, मीना. ठीक है, यस, I की वैल्यू है n है और एरिया πr² से निकल जाएगा. करंट कितना दिया है, 3.2 एम्पियर है. नंबर ऑफ टर्न्स आर 100 गिवन, एरिया हो जाएगा πr². r कितना है, 10 cm यानी 0.1 का स्क्वायर. ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं. निकल रहा है आंसर 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके, यूनिट लिखना मैंडेटरी. अब देखो क्या बोला है, द कॉइल इज प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन एंड फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ओके, कॉइल वर्टिकल प्लेन में रखा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूमने का उसको अनुमति है, विच कोइंसाइड विद द डायमीटर. ठीक है, डायमीटर एक कॉइल में बना रहा हूँ सर्कुलर. ये रही कॉइल जिसमें 100 टर्न्स है. ठीक है, वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है. ओके, उसका जो ये बनेगा एरिया वेक्टर, ये है उसका एरिया वेक्टर. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in direction of the magnetic field. यानी कि स्टार्टिंग में हमने मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ रखा कि एरिया वेक्टर और दोनों ही एक ही तरफ आ जाए. ठीक है, अब कॉइल को रोटेट करवाया कितना, 90 डिग्री पे, यानी कि कॉइल को, इस कॉइल को घुमा के हमने ऐसा कर दिया. ओके, तो एरिया वेक्टर इधर आ गया और मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा इसी तरफ है, उसको चेंज नहीं किया. ऐसा कुछ बन रहा है. ठीक है, हमने ऐसे घुमाया है, यानी इनिशियल में थीटा कितना है, 0, फाइनल में कितना बना, 90 डिग्री. सो इन सेक्शन सी पूछा रखा है कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क्स ऑन द कॉइल इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. दोनों पोजीशन में टॉर्क निकालना है. सो हमारा सेक्शन सी, थीटा इनिशियल कितना दिया है हमको, 0 दिया है. तो चलो निकालते. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क है हमारा बेसिक फॉर्मूला है m×b. एक्सपांड करते मिलेगा mb sin थीटा. m की वैल्यू पता है 10, जो अभी निकाला. मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया रखा है, 2 टेस्ला गिवन, और साइन स्टार्टिंग में 0, तो आंसर आएगा 0. ठीक है, तो इनिशियल में जो टॉर्क था वो 0 आ रहा है, न्यूटन मीटर. ठीक है, ना फाइनल में क्या हो रहा है, जब थीटा कितना हो रहा है, 90 डिग्री, थीटा 90 हो जाएगा तब टॉर्क कितना है. तो टॉर्क का फॉर्मूला वही लिखना है, m×b करके, mb sin थीटा करके. थीटा कितना है, 90 डिग्री, साइन 90 1 हो जाता है, तो हम लिखेंगे mb × 1. व्हाट इज़ m, 10, b कितना है, 2, तो मिल रहा है आंसर 20 न्यूटन मीटर. टॉर्क मिल गया मुझे 90 डिग्री के लिए. ठीक है, चलो
और लास्ट पार्ट पूछा रखा है, व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय कॉइल। कॉइल ने कितनी एंगुलर स्पीड एक्वायर करेगा व्हेन इट हैज़ रोटेटेड बाय 90 डिग्री। ओके, जब हम 90 डिग्री तक रोटेट करेंगे 0 से 90 तक, पहले इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लाएंगे, तो उसका फाइनल कितना एंगुलर स्पीड होगा, यानी फाइनल ओमेगा मांगा है। ठीक है, हमको ओमेगा पता लगाना है। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, इनिशियल से फाइनल जाना है, गोल घूम के काम करते हैं। अप्लाई करते हैं हमारा वर्क एनर्जी थियरम। ओके, जो कि है डेल्टा के इज इक्वल्स टू नेट वर्क डन। डेल्टा के क्या लिख सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या है, एम बी कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। यस, अभी देखो हमको तो एंगुलर स्पीड मांगा है, तो हम के की जगह क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल में हाफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर, ये करंट नहीं है बेटा। ठीक है, माइनस इनिशियल में तो कैसा था, 0 डिग्री पे रुका हुआ था, तो 0 लिख लिया। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे आ रहा है एम बी कॉस इनिशियल में कितना था 0, फाइनल में कितना है कॉस 90 डिग्री जा रहा है। ठीक है, मिलेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी कॉस 01 माइनस कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। तो आंसर मिल रहा है एम बी। चाहिए क्या हमको, ओमेगा एफ कितना मिलेगा, एम बी 2 टाइम्स बाय इनर्शिया, उसका रूट कर देंगे। इनर्शिया दिया रखा होगा जो कि दिया 0.1 kg मीटर स्क्वायर। मैग्नीफिल है 2 टेस्ला और इनर्शिया है 0.1। $400 आया, आंसर आ जाएगा 20। और ओमेगा की यूनिट क्या बन रहा है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आएगा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का फॉर्मूला होता है ना डी थीटा बाई डी टी, यानी क्या है, रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रखा है कि अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझो एक लूप है जो कि प्लेन पे पड़ा है, यानी टेबल पे पड़ा है, ऐसा कुछ। ठीक है, कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नीफिल बी सेट अप इन सच अ मैनर दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ। ऐसा कोई मैग्नीफिल सेटअप किया जा सकता है कि लूप घूमने लगे, और ब्रैकेट में दिया टर्न्स अबाउट वर्टिकल एक्सिस। इसका मतलब बोल रहा है कि ये ऐसे घूमना चाहिए। ओके, वर्टिकल एक्सिस से घूमना चाहिए। ओके, चलो समझते हैं कि देखो ऐसे घूमेगा गोल अगर कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टॉर्क कहाँ लगेगा उस पर, टॉर्क लगेगा इस तरफ। ओके, और देखो एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। अब इस सिचुएशन को समझते हैं यूजिंग द फॉर्मूला क्या होगा टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा m क्रॉस b। अगर मैग्नीफिल की वजह से घुमाना है तो m क्रॉस b लिख सकते हैं। यस, इसको थोड़ा m को समझते हैं एरिया के करस्पॉन्डिंग। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, IA। क्या होगा, m इज़ IA क्रॉस b। होता है ना ही है, पर यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बोला, तो हम उसको बहुत टेंशन नहीं ले रहे अभी, इतना सिनेरियो है। अब फॉर्मूला को समझो, ये फॉर्मूला वेक्टर रिलेशन शो कर रहा है एरिया वेक्टर और बी के बीच का। इन तीनों ही टर्म्स में तीनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए। यस, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट से टॉर्क परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे एक सिनेरियो हो रहा है कि टॉर्क और एरिया वेक्टर दोनों ही पैरेलल है। यस, तो जब भी ऐसा कुछ फॉर्मूला हो क्रॉस प्रोडक्ट वाला, उसमें ये वेक्टर तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, बट जहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एरिया वेक्टर और टॉर्क तो साथ में जा रहे हैं पैरेलल में। सो दिस सिचुएशन कांट बी पॉसिबल। ऐसा हम कोई मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं कर सकते कि ये लूप ऐसे घूमना शुरू कर दे, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही टॉर्क हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है। सो हम लिख लेंगे अगर एरिया वेक्टर और टॉर्क दोनों ही पैरेलल होना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई टॉर्क प्रोडक्शन होने वाला नहीं है कि लूप मोशन करे। सेकंड क्वेश्चन पूछा है अ करंट कैरिंग लूप इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप को रखा हुआ है। इफ़ द लूप इज़ फ्री टू टर्न, लूप घूम सकता है। ओके, व्हाट इज़ इट्स ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। शो दैट इन दिस ओरिएंटेशन द टोटल फ्लक्स इज मैक्सिमम। देखते हैं बी पार्ट बोला गया है फर्स्ट के लूप घूम सकता है मैग्नेटिक फील्ड में तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो हमको पता है फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा कितना होना चाहिए भाई लूप का और मैग्नेटिक फील्ड का। एक लूप पड़ा है ऐसे, उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रहना चाहिए, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा ज़ीरो तो टॉर्क कैसा रहेगा, ज़ीरो। टॉर्क ज़ीरो इसका मतलब लूप अभी घूम नहीं रहा है, अभी अपनी जगह पे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब समझ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के बाद में लूप कहीं जाने वाला नहीं है। यस, किसी भी और कंडीशन में है तो उसको इसी तरफ आना है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में आना है। ठीक है ना। यस, तो देखो अभी इस केस में क्या होने वाला है कि यहाँ पे अगर हम फ्लक्स लेने जाएँ, यस, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रहा है वो मैं ग्रीन लाइन से शो कर रहा हूँ। सो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम्प्लीटली इसमें से पास हो रहा है। यस, तो फ्लक्स जब लेने जाएंगे तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका फ्लक्स वो भी पास होगा कम्प्लीटली इसमें से। यस, और जो भी लूप में से करंट फ्लो हो रहा होगा, इस लूप में से करंट फ्लो हो रहा होगा ना बेटा, यस, तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ जाने वाला है। यस, तो फ्लक्स बाय द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक ही तरफ होंगे, यानी कि टोटल फ्लक्स कैसा रहेगा, मैक्सिमम मिलेगा। यस, नाउ द लास्ट पार्ट, अ लूप ऑफ इरेगुलर शेप carrying a current is located in external magnetic field. If the wire is flexible, why does it change to the circular shape? अच्छा क्वेश्चन है, समझने का ट्राई करते हैं। क्या बोला है कि एक लूप है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इरेगुलर शेप है, कुछ भी शेप उसका है जिसमें से करंट पास हो रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो बोला गया है कि क्यों ये कोई अलग शेप नहीं ले रहा है बट सर्कुलर शेप ही ले रहा है। यस, स्क्वायर ट्रायंगल क्यों नहीं बन रहा है, सर्कुलर ही क्यों बन रहा है, हमको वो पता लगाना है। ठीक है, चलो तो समझते हैं कि देख जो नेचर में जो सब सिस्टम्स होते हैं ना, ओके, सबको स्टेबल होना है। क्या होना है, एवरी सिस्टम वांट्स टू स्टेबिलिटी। ठीक है, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, सो स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसी चाहिए, मिनिमम चाहिए, है ना। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वो सिस्टम एकदम स्टेबल है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम पैसे के नज़रिए से देखते हैं कि सो पैसा एकदम नेगेटिव में है तेरे पास में तो तू शांति से बैठेगा। यस, अगर पैसा तेरे पास बहुत है तो तू स्टेबल हो ही नहीं सकता, तू दौड़ भाग करेगा, पैसा खर्चा करेगा, उड़ाएगा, है ना। यस, तो हम ऐसा सोचते हैं कि पोटेंशियल जब मिनिमम है यानी कि नेगेटिव में है, उधारी चल रही तेरे पे, तो तू शांति से बैठेगा, स्टेबल हो जाएगा एकदम। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं कि ये जब स्टेबल होगा इसका मतलब पोटेंशियल मिनिमम है, तो हमें कुछ पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं क्या है फॉर्मूला पोटेंशियल का, U = -m.b है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है एरिया की बात है तो हम एरिया में कन्वर्जन करने का ट्राई करते हैं। तो हमको पता है m का फॉर्मूला होता है NIA, पर अभी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं कर रहे तो हम सिर्फ IA लिख रहे हैं। ठीक है, तो m की जगह मैंने लिखा क्या, IA.b, यह है पोटेंशियल का फॉर्मूला। अभी देखो यहाँ पे हमको शेप की बात करनी है कि यार ये शेप सर्कुलर क्यों बन रहा है, देखते हैं। सबसे पहला हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि u को मिनिमम दिखाओ। अभी u मिनिमम कब होगा, u कब मिनिमम होगा, जब ये अंदर का ब्रैकेट जो होगा
IAB, ये ब्रैकेट जो होगा वो मैक्सिमम होगा ना, तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू का मतलब है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, जब ये ब्रैकेट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम वैल्यू का नेगेटिव यानी माइनस में बड़ी वैल्यू यानी कि बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाएगी, यानी u बहुत ही कम हो गया, तो हमारा ये मिल गया स्टेबिलिटी का कंसेप्ट। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये टर्म मैक्सिमाइज करने के लिए करना क्या पड़ेगा, b कांस्टेंट i कांस्टेंट, तो करना क्या पड़ेगा, एरिया मस्ट बी कैसा होना चाहिए, मैक्स। एरिया मैक्स होगा तो ही हमारा u का वैल्यू मिनिमम होने वाला है। ठीक है, यस। अब देख बेटा, ये कोई वायर है, उसका एरिया मुझे मैक्स चाहिए, मैक्सिमम एरिया, तो स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल सब करोगे, बट सबसे ज़्यादा एरिया मैक्स आएगा सर्कुलर शेप में। ये जो एरिया होता है ना, सबसे हाईएस्ट आएगा उतने ही रस्सी के लेंथ में। ठीक है, तो बोल देते भाई, ओनली सर्कल शेप कैन बी मेड टू मैक्सिमाइज एरिया। दैट्स वाई ये पूरा लूप है ना, मस्त खुल के सर्कल बन जाता है, ना कि स्क्वायर, ना कि ट्रायंगल, कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ स्क्वायर ही सर्कल ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गैलोमीटर का है। क्या दिया रखा है, गैलोमीटर कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 15 ओम्स एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, IG कितना है, 4 मिली एम्पियर दिया रखा है। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। यानी मुझे करंट मेजर करना है कितना, मैक्सिमम 6 एम्पियर तक। ठीक है, चलो, तो कंसेप्ट तो हमको पता ही है कि लाइक गैलोमीटर से जब हमको जाना है एमीटर में, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी गैलोमीटर है हमारा मशीन, उसका खुद का रजिस्टर होता है, उसको बोला जाता है RG। उसके साथ में हम पैरेलल में क्या लगाते हैं, छोटा सा रेजिस्टेंस विच इज़ कॉल्ड एज शंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको वही बोलना है कि हम शंट पैरेलल में लगाएंगे, बट क्वेश्चन उठता है कि शंट की वैल्यू कितनी, तो वो हमको पहले पता लगा लेनी है। सो सी द फॉर्मूला फॉर द शंट to convert galvanometer to ammeter is S is equals to IG RG by I minus IG। ये फॉर्मूला है कन्वर्ट करने में। IG कितना हमारे पास में, 4 मिली एम्पियर, 4 × 10⁻³ RG हमारे पास है 15 डिवाइड बाई I माइनस IG। I कितना है, हमको 6 एम्पियर दिया रखा है, माइनस व्हाट अबाउट IG, IG इज़ 4 मिली एम्पियर, 4 × 10⁻³ ये मिलेगा 15 चौक 60 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6 माइनस कितना आएगा, 0.004 आ जाएगा। ठीक है, अब समझ बेटा, मैं थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ, ये इसमें से काटेंगे तो कुछ ज़्यादा कुछ कटने वाला नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली 60 10⁻³ डिवाइड बाय 6 में से इतना कटेगा तो 6 ही बचेगा। ठीक है, मिल गया 10 × 10⁻³ यस। तो हम लिख सकते हैं कि लगाना पड़ेगा 10⁻², मीन्स कौन, 0.01 ओम का हमें एक शंट पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे वी कनेक्ट शंट of 0.01 ohm in parallel to galvanometer. Now this device will behaves as ammeter of 0 to 6 ampere। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया रखा है, अ गैलोमीटर कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। यानी गैलोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दिया, RG 12 ओम्स है।
एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 3 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट कैपेसिटी बोला गया है 3 मिली एम्पियर। और बोला हुआ है हाउ यू कन्वर्ट मीटर इनटू वोल्ट मीटर, यानी यहाँ पे हमको क्या करना है, गैलोमीटर से वोल्ट मीटर में जाना है। ऑफ 0 to 18 वोल्ट बोला है, 0 से 18 वोल्ट तक जाना है, यानी कि मैं लिखूंगा मैक्सिमम वोल्टेज का कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 18 वोल्ट का होना चाहिए। यस, ये हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 27 नंबर एनसीईआरटी। अब देखो बेटा, डेटा है हमारे पास में, हमको करना क्या है, गैलोमीटर से वोल्ट मीटर जाना है। गैलोमीटर से जब भी हमको वोल्ट मीटर में कन्वर्जन करना होगा तो हम जो हमारा गैलोमीटर है ना, ये रहा हमारा गैलोमीटर, उसका खुद का रेजिस्टेंस Rg, उसको हम बड़े से वैल्यू के रेजिस्टर से सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। ये है R सीरीज़ में, ये सीरीज़ में लगा देंगे ना तो ये पूरा मशीन बिहेव करेगा एज अ वोल्ट मीटर की तरह। ठीक है, चलो तो फाइंड आउट करते हैं क्या लगाना पड़ेगा सीरीज़ में। तो उसका फॉर्मूला है R इज टू V बाय IG माइनस RG, याद रखना बेटा फॉर्मूला। चलो V कितना है हमारे पास, 18 वोल्ट में कन्वर्जन करने को बोला है। IG कितना है 3 मिली एम्पियर इन 3 10⁻³ व्हाट अबाउट RG 12 ओम्स, हो जाएगा 6 10⁻³ मिलेगा 6000 में से 12 काट देना है, कितना बचेगा 5900 ने 88 ओम्स। इतना रेजिस्टेंस तुमको कहाँ लगाना पड़ेगा, सीरीज में। तो हम लिखेंगे वी नीड टू कनेक्ट 5988 ohms in series with गैलोनोमीटर। ठीक है ना, गैलोनोमीटर टू कन्वर्ट इट इन voltmeter of range 0 to 18 volt which is required। ठीक है ना। In this question, two moving coil meters M1 M2 are shown for first meter radius, number of turns, area and magnetic field. This one is for first meter M1 and similarly this one is for second meter M2. These are given. Spring constants are identical. This means K1 is K2, जो spring constants होते हैं वो दोनों ही सेम है, K1 K2 K के बराबर। ठीक है, determine the ratio of current sensitivity to voltage sensitivity of M2 and M1 meter। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले कि लाइक हमें चाहिए करंट सेंसिटिविटी का रेशियो, और बोला है M2 M1 का, तो हम लिखेंगे SI2 डिवाइडेड बाय SI1। क्या मिलेगा फॉर्मूला, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है BNA बाय K और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है BNA बाय KR। तो हम यूज़ करेंगे करंट सेंसिटिविटी को BNA बाय KR, नॉट KR, ओनली K, BNA बाय K, क्योंकि हम करंट की बात करें। ठीक है, चलो अब देखो ये है सेकंड मीटर का तो 2 2 2 2 और ये फर्स्ट मीटर का 1 1 1 1। ठीक है, एंड एज वी नो दैट K1 K2 K दिया रखा है हमको क्वेश्चन में ही, तो हम K को उड़ा देते हैं यहाँ से। बनेगा क्या, B2 N2 A2 बाय B1 N1 A1। ठीक है, सिंपली वैल्यूज़ पुटअप करो तो आंसर निकल जाएगा। वैल्यूज़ दिया रखा है B2 कितना दिया रखा है 0.50, N2 इज़ 42, A2 is 1.8 10⁻³ divided by B1 N1 A1. What is B1? 0.25. What is N1? It is 30. What is A1? It is 3.6 10⁻³ सिंप्लीफाई करता है
आंसर कुछ आ रहा है 42/30 और कोई पावर वगैरह नहीं बच रहा है। ओके, इसका आंसर बनेगा 1.4। ये मिल गया तुमको SI2/SI1 दोनों का करंट सेंसिटिविटी का रेशियो। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसके अंदर कि वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो भी निकालना है हमें। वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो M2/M1 करना है। ये भी इजी हो जाएगा, फर्स्ट वाला फाइंड किया है, दैट्स वाई। क्या करेंगे, SV2/SV1 चाहिए। अब देखो SV का फॉर्मूला क्या है, BNA/KR, BNA/KR। ये 2 वाला है और ये 1 वाला है। K तो कट जाएगा, वैल्यू सेम है। ये जो R1 है डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर, तो ये जाएगा न्यूमरेटर में, और ये R2 है वो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो बनेगा क्या, B2N2A2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, B1N1A1 इंटू R2। और देखो बेटा ये वैल्यूज अभी हमने निकाली 1.4 है, और R1 और R2 की वैल्यू ले लेते हैं। R1 है हमारे पास में 10, R2 है 14। क्या मिलेगा, 14/14। सो आंसर इज 1। SV2/SV1 का आंसर आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर इज शोन इन द फिगर। एमीटर नहीं दिया रखा है, हम बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया रखा है इफ अ गैलोमीटर विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ RG 60 ओम। ठीक है, फिगर कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि एक एमीटर लगाया हुआ है, उसके साथ में 3 ओम रेजिस्टेंस है, और उसके साथ में 3 वोल्ट का एक छोटा सा बैटरी लगाया हुआ है। ये फिगर क्वेश्चन में दिया रखा है। ठीक है, इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर एज शोन इन द फिगर इफ अ गैलोमीटर इज विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ RG 60 ओम। क्वेश्चन में थोड़ा क्लैरिटी कम है। बोला है कि हम ये एमीटर की जगह डायरेक्ट गैलोमीटर को यूज़ करते हैं। फर्स्ट केस में क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट गैलोमीटर को यूज़ करते हैं विथ RG ऑफ 60 ओम। अब समझो बच्चों, अगर मैं डायरेक्ट गैलोमीटर को यूज़ करता हूँ तो उसके साथ में उसका RG फ्री में आ जाता है। ठीक है, तो देखो मैं जब करंट मेजर करने जाऊँगा तो सिनेरियो क्या होगा, I इज टू टोटल EMF पर टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो नेट EMF कितना है वो पता लगाओ, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो पता लगाओ। नेट EMF तो वही रहेगा बैटरी का 3 वोल्ट्स। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 3 + RG कितना हो जाएगा, 3 + RG, और हमारे पास RG कितना है 60। तो हम लिख लेंगे 3/3 + 60 मिल जाएगा 3/63। डन। सो इस हिसाब से अगर हम करंट फाइंड करेंगे तो करंट की वैल्यू निकल के आएगी कुछ अप्रॉक्सीमेटली 0.047 एम्पियर। ठीक है, ये करंट मिल रहा है जो कि काफ़ी बेकार सा करंट है, क्योंकि हमें करंट मेजर करना था, बट ये गैलोमीटर क्या कर रहा है पता है, ये खुद करंट को कम कर दिया इसने, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा थी, दैट्स वाई। ठीक है, नाउ सेकंड सेटअप देखते हैं जिसमें क्या बोला है, इफ़ अ गैलोमीटर डिस्क्राइब्ड इन द फिगर बट कन्वर्टेड टू एमीटर बाय शंट ऑफ 0.02 ओम्स। यानी यही फिगर लेना है, उसमें हमने क्या किया है, पैरेलल में एक शंट लगा दिया है। ठीक है, यानी कि इसके पैरेलल में हमने एक छोटा सा RS लगा दिया है, कितने वैल्यू का, 0.02 ओम्स का। चलो चेक करते क्या होता है। बी सेक्शन में सबसे पहले अभी सिनेरियो क्या होगा, ये RG और ये RS दोनों पैरेलल में, तो सबसे पहले हमको इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन खोजना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो क्या होने वाला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सपोज R', इन दोनों का मिक्सअप बोलते हैं R'। क्या मिलेगा, RG RS बाय RG + RS पैरेलल में है ना, दैट्स वाई। RG कितना 60 × 0.02 डिवाइड बाय 60 + 0.02। ओके, सॉल्यूशन करने पे आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 0.019 समथिंग, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली बोल दे रहा हूँ 0.02 ओम्स, जो कि RS के बराबर ही है, जो सीरीज शंट लगाया उसके बराबर ही है 0.02। ठीक है, अब समझो
यानी कि ये 0.02 किसका रेजिस्टेंस है, इन दोनों का मिल के रेजिस्टेंस हो गया। सो मैं सर्किट को फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सर्किट क्या बन जाएगा अभी, 3 ओम रेजिस्टर्स, गैलोमीटर और एक रेजिस्टर बना, कितना बना 0.02, और उसके साथ में लगाया हुआ है 3 वोल्ट का बैटरी। अब बेटा यहाँ पे से कितना करंट निकल रहा है वो पता लगाओ। चलो तो करंट निकालते हैं। करंट कितना होगा, टोटल ईएमएफ विच इज़ 3 वोल्ट पर टोटल रेजिस्टेंस 3 प्लस 0.02 कितना बन जाएगा, 3 प्लस 0.02 यानी 3/3.02, ठीक है। ये आंसर कुछ 0.99 समथिंग आएगा। ओके, ये मिल रहा है 0.99 एम्पियर जब हमने गैलोमीटर के साथ में एक छोटा सा शंट लगाया है तब। यस, और थर्ड केस में बोला है विथ आइडियल एमीटर विथ 0 रेजिस्टेंस। थर्ड केस में ऐसा बोला है। थ्री ओम के साथ बैटरी वही 3 वोल्ट का, उसके साथ हमने आइडियल एमीटर लगाया है। अभी आइडियल एमीटर का कंसेप्ट क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो होता है वो 0 ओम होता है। आइडियल बातें चल रही है, ठीक है। तो अब देखने जाएंगे करंट, तो क्या मिलेगा, टोटल ईएमएफ विच इज़ 3 वोल्ट पर टोटल रेजिस्टेंस कितना 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 0 तो मिल जाएगा 3/3 यानी कि 1 एम्पियर। यानी अगर हम आइडियल केस की बात करने जाए तो करंट इस सर्किट में से फ्लो होने वाला था 1 एम्पियर, बट रियलिटी में ऐसा कुछ अवेलेबल है नहीं हमारे पास में, ठीक है। तो रियलिटी में कौन सा केस चलेगा, तो सेकंड केस, सेक्शन बी वाला केस चलेगा, ठीक है। एक्चुअली में ये वैल्यू और ये वैल्यू काफ़ी हद तक सेम ही है, यानी कि अगर हम शंट लगा देंगे पैरेलल में तो वो आइडियल एमीटर की तरह ही बिहेव करेगा।